दोस्तों आप इस इमेज को अच्छे से देखो। इस इमेज में भारत का मैप दिख रहा है। अब मैं आपको इस इमेज के माध्यम से बताऊंगा कि भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में किस तरीके से है। जो नंबर अभी आपने ऊपर देखा उस नंबर को इसमें मैं आपको अच्छे से बताने एवं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, सबसे नीचे आपको 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरीके से दोस्तों ऊपर की तरफ आप जैसे जैसे बढ़ते हो ये नंबर बढ़ते जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो अगर ऊपर की तरफ आप बढ़ रहे हो तो नंबर बढ़ रहा है। और आप देखो भारत के जो मैप भारत का जो मैप बना हुआ है उसमें दोस्तों आपको 8 डिग्री से प्रारंभ होता है और 36 डिग्री के आसपास ये आता है। तो ऊपर की तरफ दोस्तों जब आप बढ़ते हो तो ये नंबर बढ़ता है और इसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो नंबर घटेगा और कहीं ना कहीं 0 डिग्री भी होगा दोस्तों। तो 0 डिग्री से हम ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। जब हम 8 डिग्री पर पहुंचते हैं दोस्तों, और आप ये भी जानते हो कि पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री रेखा होती है। और उसके ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम 0 डिग्री से दोस्तों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं। तो हम जितनी दूर चलेंगे ऊपर की तरफ हर अंश पर, हर डिग्री पर मुझे उत्तर ही लिखना पड़ेगा। 1 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, इसी तरीके से हम 8 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक पहुंच गए हैं। तो दोस्तों 8 डिग्री पर आप जब एक सीधी रेखा खींचते हो तो भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री जो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट पर भारत का मुख्य भूभाग टच करता है। तो यहाँ से भारत की भूमि जो है प्रारंभ होती है कहाँ से दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से। और हम ऊपर की तरफ जैसे बढ़ते जाते हैं ये हमारा अक्षांश रेखा जो है दोस्तों वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। इस तरीके से दोस्तों हम 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे दोस्तों आपको 36 डिग्री दिया हुआ है, इससे 1 डिग्री और हम ऊपर बढ़ते हैं यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का जो विस्तार है उत्तर की तरफ दोस्तों वो है। तो नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार उत्तरी विस्तार पाया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों हम अगर पूर्वी विस्तार की, पूर्वी देशांतर विस्तार की बात करें, ये तो अभी मैं आपको जो उत्तरी विस्तार देख रहे थे दोस्तों ये था अक्षांशीय विस्तार। अब अगर हम भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप 68 देख रहे हो, 72, 80, 88, 96, इसी तरीके से जब आप अपने दाहिने तरफ आप बढ़ते हैं तो नंबर बढ़ता जाता है और बाएं तरफ जाएंगे तो ये नंबर घटता जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पर नंबर ये घटा होगा कहीं ना कहीं तो ये 0 नंबर भी होगा। 0 नंबर जहाँ पर होगा दोस्तों वो प्रमुख यामोत्तर देशांतर रेखा कहलाती है दोस्तों, जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच शहर से गुजरती है, जो मानक यामोत्तर समय है, प्रधान यामोत्तर रेखा जिसे कहते हैं दोस्तों। तो वहाँ से हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए आते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो हम 68 डिग्री तक जब आते हैं दोस्तों तो 68 डिग्री 7 मिनट पर जब हम पहुँचते हैं दोस्तों, जो रेखा 68 डिग्री 7 मिनट पर है वहाँ से भारत की सीमा प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। वहाँ से अगर आप एक सीधी रेखा खींचते हैं तो भारत की सीमा टच होने लगती है। इस तरीके से भारत का देशांतरी विस्तार जो होता है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम जब प्रधान यामोत्तर रेखा से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों उसे पूर्वी रेखा कहा जाता है। तो हम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के दोस्तों आगे बढ़ते जाते हैं और ये आप देख रहे हो 96 डिग्री तक। तो 96 डिग्री के बाद भी भारत का कुछ भाग बाहर निकलता है। तो 96 डिग्री 25 मिनट तक दोस्तों 96 डिग्री 25 मिनट तक हम आगे बढ़ते जाते हैं और वहाँ तक भारत का देशांतरी विस्तार में भारत का जो फैलाव है वो 96 डिग्री 25 मिनट तक है दोस्तों। तो इस तरीके से भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है दोस्तों।
मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। अब मैं आपको फिर से थ्योरी पार्ट पर लेकर चलता हूँ दोस्तों, जहाँ से मैं आपको पढ़ के महत्वपूर्ण कंटेंट को मैं आपको बताऊँगा। आगे देखते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी देश। तो भारत जो देश है हमारा, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है दोस्तों, उसके बारे में देखेंगे। 7 देशों की स्थलीय सीमा इनकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। तो यानी दोस्तों भारत की सीमा से 7 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा जुड़ी हुई है। यानी भारत के पड़ोसी देश जो हैं दोस्तों, उनके पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। जो चित्र 7.1 में इन देशों के नाम का पता लगाइए। तो आओ दोस्तों देखते हैं इस इमेज में कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। मैं इमेज को थोड़ा सा छोटा करके भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूं ताकि आप अच्छे से देख सको। तो देखो दोस्तों, नीचे तो आपको समुद्र दिख रहा है, यहाँ पे इस तरफ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो स्थलीय क्षेत्र में ही जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो है दोस्तों। तो ये भारत का एक आप चित्र देख रहे हैं, भारत का मानचित्र है। भारत के बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ दोस्तों पाकिस्तान है। एक देश पाकिस्तान आता है जो भारत का पड़ोसी देश है। और उसके बगल में दोस्तों आप देख रहे हो कश्मीर के क्षेत्र में बहुत थोड़ा सा क्षेत्रफल लगता है। कश्मीर जो टच करता है, वो अफ़गानिस्तान जो टच करता है दोस्तों कश्मीर के साथ। तो दूसरा पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान बनता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। उसके बाद एक बहुत लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ दोस्तों चीन, जो यहाँ पर कश्मीर के साथ कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी सीमा को टच करता है। तो तीसरा देश आता है जो पड़ोसी देश आता है दोस्तों, वो चीन आता है। चीन के बाद फिर नेपाल आप देख रहे हो, नेपाल है हमारा चौथा पड़ोसी देश। उसके बाद भूटान के बाद दोस्तों आप पूर्व में देखोगे तो जो पूर्व उत्तर हमारे प्रदेश हैं, उसमें कुछ प्रदेशों के साथ लगा हुआ म्यांमार है दोस्तों, जो बहुत साल पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे जो बंगाल की खाड़ी और स्थलीय सीमा से भारत के स्थलीय सीमा को टच करता है दोस्तों बांग्लादेश। तो इस तरीके से भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो आप इमेज में देखा दोस्तों। इमेज में आपने देखा, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इस तरीके से भारत के 7 पड़ोसी देश होते हैं। अब आगे चल के देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे राजनीतिक मैप है। राजनीतिक मैप में दोस्तों भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्य दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दी हुई है। भारत की राजधानी, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी दी हुई है। तो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं। अभी आपने यहाँ पे आपने सुना होगा कि लद्दाख, जो जम्मू एवं कश्मीर था, उसको 2 भागों में बांट करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर लद्दाख दोस्तों, जिसकी राजधानी लेह है। उसके नीचे श्रीनगर राजधानी है। कश्मीर के दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर के, तो जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख 2 राज्य बना दिए गए वहाँ पे। तो लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। उसके नीचे आप आते हो तो आपको हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है। बगल में आप देख रहे हो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ भी खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। आप पंजाब के नीचे आप आते हो तो हरियाणा मिलता है, और हरियाणा के जब बगल में आप आते हो दोस्तों तो दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में ही आता है। आप देख रहे हो जो भारत की राजधानी है दिल्ली। उसके बगल में दोस्तों आप उत्तर प्रदेश देख रहे हो, और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक प्रदेश उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब फिर यहाँ पे देखो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य जो है बनता है छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है दोस्तों। अब फिर उत्तर प्रदेश के आप पूर्वी क्षेत्र में जाओ तो बिहार की राजधानी पटना, बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड जिसकी राजधानी रांची है, और झारखंड के बगल पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता से आप नीचे की तरफ आओ तो आपको उड़ीसा मिलता है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। फिर से आप देखो गुजरात के नीचे अगर आप आते हैं, देखते हैं मैप में तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, फिर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और यहीं पे गोवा है दोस्तों महाराष्ट्र और बेंगलुरु के बीच में जिसकी राजधानी पणजी है। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
दोनों की राजधानी दोस्तों अभी भी हैदराबाद बनी हुई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती घोषित कर दी गई है, लेकिन अभी भी दोनों का कोड जो है हैदराबाद है, हैदराबाद ही माना जाता है। अब यहाँ पे पूर्वोत्तर प्रदेश में आते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो सबसे ऊपर सिक्किम है, जिसकी राजधानी गंगटोक है। और ये जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, देखो एक पतले से गलियारे से जुटा हुआ पूर्वोत्तर प्रदेश है दोस्तों भारत का, पतला सा गलियारा जो कुछ किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। उसके आगे देखो ये अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर, और असम, जिसकी राजधानी दिसपुर। उसके नीचे बगल में यहाँ पे देखो आप एकदम पूर्व जो सीमा बनाता है म्यांमार के साथ दोस्तों, वो है नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है। फिर मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और यहाँ पे मिजोरम की राजधानी आइजोल। और यहाँ पे दोस्तों एक राजधानी है एक प्रदेश है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा एक ऐसा प्रदेश है दोस्तों जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश त्रिपुरा राज्य को तीनों तरफ से घेर के रखा है। आप इस इमेज में भी देख सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से भारत के जो राजनीतिक मैप था, राजनीतिक मैप को आपने देखा, और उसमें जितने भी भारत के राज्य थे उसको मैं आपको बताने का प्रयास किया, और मैं आपको दिखाया भी दोस्तों, राज्य और राजधानी दोनों। आगे देखते हैं इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुटी हैं। ठीक दोस्तों, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुटी हैं, उसका पता लगाओ। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के साथ अलग करती है। तो देखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण होता है, जो पाक जल संधि है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। पाक जल संधि ये श्रीलंका है दोस्तों, ये भारत है। और यहाँ पे जो जल संधि होगा, जिस जल के माध्यम से भारत एवं श्रीलंका से आने जाने का रास्ता है, यहाँ इस जल संधि को पाक जल संधि कहा जाता है। और ये भारत श्रीलंका के बीच में ये समझौता हुआ है। आगे देखते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये डाटा दोस्तों फिर से अब बदल चुका है। इस डाटा को आप नया देखें, क्योंकि अभी हाल ही में जो दादरा नगर हवेली था, इसको भी किसी दूसरे राज्य के साथ मिला लिया गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये डाटा कुछ अलग हो जाता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो राजनीतिक जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन है दोस्तों, उसके साथ साथ ये भारत का फिजिकल मैप है। तो आप देख सकते हो फिजिकल मैप में भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जैसे आप उत्तर में हिमालय पर्वत है, यहाँ पे आप मैदान देख सकते हो। यहाँ पे आप जो है दोस्तों इस तरफ आप मरुस्थल क्षेत्र देख सकते हो। मरुस्थल के बाद आप यहाँ पे दोस्तों पठारी क्षेत्र देख सकते हो। तो इस तरीके से भारत को फिजिकल मैप में भी भारत को कई रूपों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो आप ये देखो, ये महत्वपूर्ण होता है, जो राज्यों का निर्धारण हुआ है या निर्माण हुआ है वो भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा। ये महत्वपूर्ण होता है कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। यहाँ पे छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, जो जलोढ़ निक्षेप एवं सहायक नदी, इसको ये दिया हुआ, इसको पढ़ते हैं। जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? ये नदियों को द्वारा लाई हुई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो दोस्तों जब नदियाँ बहती हैं, नदियाँ अपने साथ गाद, मिट्टी, सिल्ट आदि अपने साथ बहा करके लाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती हैं। तो ऐसी मिट्टियों को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और ये बहुत ही उपजाऊ होती हैं। सहायक नदी किसे कहते हैं? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक मुख्य नदी होती है, उसमें कई सारी नदियाँ
दाहिने छोर से या बाएं छोर से आकर के मिलती हैं और अपनी नदी का जल उस नदी में प्रवाहित कर देती हैं, तो वो छोटी छोटी नदियां दोस्तों सहायक नदी होती हैं। आगे देखते हैं भौतिक विभाजन के बारे में। भारत में पाई जाने वाली भौतिक प्रक्रियाएं विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान, तट एवं द्वीप समूह। इस प्रकार से भारत का भौतिक विभाजन हुआ है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी कि जो भारत का उत्तर में हिमालय पर्वत है वो एक रखवाले का काम करता है। इतना ऊंचा है कि उस तरफ से कोई आ नहीं सकता, भारत पे आक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए इसे संतरी का नाम दिया जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये भारत का रखवाला है जो उत्तर में भारत की रखवाली करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो देखो आप, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित जो श्रृंखला है उसे बृहद हिमालय कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, जो सबसे उत्तर में स्थित है उस हिमालय को बृहद हिमालय या बड़ा हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, वो इसी बृहद हिमालय पर ही स्थित है। आगे देखते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये दूसरा हिमालय है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है। तो देखो दोस्तों, जो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय है, यहाँ पर बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी एवं ऐसे स्थान हैं जहाँ पे घूमने टहलने के लिए लोग जाते हैं। 5 पहाड़ियों वाले स्थानों के नाम का पता लगाइए। तो वो कौन से 5 पहाड़ी हैं दोस्तों जिस पर टूरिस्ट लोग जाते हैं, क्योंकि ये लोकप्रिय पहाड़ी है और लोकप्रिय पहाड़ी पर ही लोग घूमने के लिए जाते हैं। आगे देखते हैं शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों। मैदान के बाद शिवालिक ही हिमालय सबसे पहले पड़ता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान आप देख सकते हो दोस्तों। हिमालय के बाद दक्षिण में जो पड़ता है वो हिमालय पर्वत पड़ता है, वो उत्तर का मैदान पड़ता है। और उत्तर मैदान के आप उत्तर में जाते हो तो शिवालिक पर्वत मिलेगा, और शिवालिक पर्वत के दक्षिण में आओगे तो आपको उत्तर का विशाल मैदान मिलेगा। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। तो देखो, जैसा मैं आपको बताया था कि नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ बहुत से गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर के बहती हैं, और वो जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसमें छोड़ती हुई चली जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे गड्ढा भरता गया और बहुत सालों के बाद ये जो है मैदान एक बहुत बड़ा मैदान बन गया। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे नदियाँ होती हैं वहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि वहाँ की भूमि कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है और वहाँ पे सभी संसाधन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल, तो भारतीय मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? भारत के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जो राजस्थान का क्षेत्र है वो पश्चिमी भाग है और वहाँ पे भारत का मरुस्थल पाया जाता है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, यहाँ पे बारिश कम होती है, गर्मी अधिक पड़ती है, पेड़ पौधे कम हैं, इसलिए ये शुष्क है और गर्म है और रेतीला हो गया है दोस्तों। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, तो ये कहाँ है? उत्तरी मैदान के आप दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो आप देख सकते हो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका आकार कैसे है? उसका आकार त्रिभुजाकार है। उसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा तथा इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो देखो, जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगा, जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है राजस्थान में पाया जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, जो विश्व का सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो जो भारत में अरावली श्रेणी है दोस्तों, अरावली पर्वत है, वो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है।
विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बहती हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियां दोस्तों आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के आसपास ही बहती हैं और ये अरब सागर में गिरने वाली बड़ी नदियों में से एक हैं दोस्तों। तो ये कहाँ पे बह रही हैं? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से ये दोनों नदियाँ दोस्तों बहती हैं और ये नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ हैं दोस्तों। जब नदी वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो दोस्तों जब आप प्रायद्वीपीय पठार के आसपास जाते हो तो वहाँ पे आपको दोस्तों पश्चिम में पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट कहते हैं या उसे आप सह्याद्री भी कह सकते हो। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को आप चाहे पश्चिमी घाट कहो या सह्याद्री कहो, और पूर्व में स्थित घाट को पूर्वी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है। देखो दोस्तों जो पश्चिमी घाट है वो एक समान एक क्रम में व्यवस्थित है, लेकिन जबकि पूर्वी घाट बीच से टूटा फूटा हुआ है, असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे लोहा, कोयला, अयस्क प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो मैं इन सब चीज़ों को आपको मैप पे लेकर के चलता हूँ और मैप पे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो आप देखो जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार आप इस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है। सबसे पहले मैं हिमालय की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो महान हिमालय बृहद हिमालय है, ये बृहद हिमालय है दोस्तों। सबसे उत्तर में बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय आता है। मध्य हिमालय के दक्षिण में दोस्तों शिवालिक हिमालय आता है, जो विश्व की सबसे ऊँची चोटी है दोस्तों। ये हिमालय महान हिमालय में ही आती है। उसके बाद जो मध्य हिमालय है दोस्तों, जो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे जो लोगों को आकर्षित करते हैं घूमने के लिए, वो मध्य हिमालय है। उसके बाद शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में पड़ता है दोस्तों। शिवालिक हिमालय के ठीक आप दक्षिण में बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे गंगा का मैदान देखने को मिलता है, जो सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। इन नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है दोस्तों। उसके दक्षिण में आप बढ़ते हो दोस्तों तो आपको यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय क्षेत्र मिलता है। तो ये देखो दोस्तों जो त्रिभुजाकार है, तो ये देखो दोस्तों ये त्रिभुजाकार आपको ऐसे त्रिभुजाकार दिखता है और ये त्रिभुजाकार जो है प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर एवं पश्चिम में जब आप जाते हो तो आपको अरावली श्रेणी देखने को मिलती है। अरावली श्रेणी वही श्रेणी है जो विश्व की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी श्रेणी है दोस्तों। ये अरावली श्रेणी जो राजस्थान में एक बहुत बड़ा भूभाग इसका स्थित है। तो दोस्तों देख सकते हो अरावली श्रेणी। और आप विंध्य श्रेणी एवं सतपुड़ा श्रेणी देखो, जहाँ से विंध्य श्रेणी एवं सतपुड़ा श्रेणी के बीच से ये नर्मदा नदी निकल रही है और ये नदी दोस्तों अरब सागर में गिरती है। और जो सतपुड़ा श्रेणी है इसके दक्षिण से दोस्तों ताप्ती नदी निकलती है और ये भी अरब सागर में ही जाकर गिरती है। तो ये देखा आपने। उसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट जो है दोस्तों उसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहा जाता है। और ये घाट जो है दोस्तों एकदम समतल प्लेन है। तो आप देख सकते हो ये घाट आपको एक समतल प्लेन दिखाई दे रहा होगा। वहीं पे पूर्वी घाट जो है दोस्तों वो कटा छटा, आप देख सकते हो ये कटा छटा है और ऊबड़ खाबड़ सा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं आपको इमेज में भी दिखाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं दोस्तों। जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अभी आपने देखा, इसके पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं। तो जो पश्चिम में स्थित जो एकदम प्लेन वाला क्षेत्र था दोस्तों वो काफ़ी सकरे हैं, और पूर्वी तटीय मैदान जो है दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, यानी कि पश्चिमी घाट की तुलना में ये चौड़े हैं। वहाँ से पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, क्योंकि दोस्तों
मैं आपको एक बार फिर से इमेज पर लेकर के चलता हूँ, इमेज पर दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, आप पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली आपको सिर्फ ये 2 नदियाँ दिखाई दे रही हैं। नदियाँ और सारी हैं लेकिन इसमें नहीं दिखाया गया है। तो पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरने वाली कम नदियाँ हैं, लेकिन पश्चिम से पूर्व की तरफ अरब सागर में गिरने वाली बहुत सी नदियाँ हैं दोस्तों। आप इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ से गंगा नदी है, यहाँ महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। इस तरीके से कई सारी नदियाँ हैं। बहुत पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर नदियाँ ज़्यादा बहती हैं। इनका जो बहाव है वो पूर्व की तरफ ज़्यादा है दोस्तों। इस वजह से ज़्यादा नदियों के बहाव होने की वजह से अपने साथ ये नदियाँ ज़्यादा मिट्टी, गाद एवं रेत लेकर के आती हैं, इसलिए ये ज़्यादा चौड़ा है दोस्तों। यहाँ पर जो पूर्वी तटीय मैदान पाया जाता है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है अधिक चौड़ा एवं अधिक बड़ा पाया जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पे नदियाँ जो है अधिक इस क्षेत्र में ज़्यादा बहती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो देखो दोस्तों, जो पूर्वी क्षेत्र में नदियाँ गिर रही हैं वो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण कर रही हैं, और वो डेल्टा बहुत ही उपजाऊ है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में जो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी जो जिस डेल्टे का निर्माण कर रही है वो सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ डेल्टा है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने ऊपर देखा। अब यहाँ पे नीचे कुछ जानकारी है। भारत में 2 द्वीपीय समूह हैं। तो 2 द्वीपीय समूह हैं भारत में दोस्तों। एक लक्षद्वीप है जो भारत के पश्चिम में यानी अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर प्रवाल द्वीप पर है, जो प्रवाल द्वीप से निर्मित है दोस्तों, लक्षद्वीप। उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आप देखो, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों वो दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी में प्रभावित हुआ था? तो ये दोस्तों, जो 2004 में प्रभावित हुआ था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही था, जब एक बहुत बड़ा तूफान आया था, उसमें ये डूब गया था। समाचार पत्रों एवं लोगों से बातचीत करिए और जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट पर टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी प्रवाल की बात हुई। जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीप पर स्थित है। तो प्रवाल द्वीप के बारे में देखते हैं और इमेज में भी मैं दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों प्रवाल द्वीप है। इसी तरीके से प्रवाल द्वीप पर लक्षद्वीप स्थित है। तो क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं? तो देखो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रवाल होते हैं वो छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं। जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं छोटे छोटे, जब वो मर जाते हैं तो उनका कंकाल दोस्तों वहीं पर पड़ा रहता है, और उसके बाद कुछ और जीव जंतु आकर के उसके ऊपर जम जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से परत दर परत उनके कंकाल इकट्ठे होते रहते हैं, जिसे पालिस कहा जाता है। तो जो कंकाल होते हैं दोस्तों, उस कंकाल को पालिस कहा जाता है। जब जीवित पालिस मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिस की वृद्धि इन ठोस कंकाल के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो आपने देखा दोस्तों, जब उसके ऊपर एक के बाद एक जीव मरते रहते हैं और उसकी वृद्धि होती जाती है, इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। तो इस तरीके से प्रवाल का निर्माण होता है और वहाँ पे एक द्वीप बन गया है, जो द्वीप है दोस्तों लक्षद्वीप। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस चैप्टर को भी समाप्त किया। तो हम आज NCERT ज्योग्राफी सब्जेक्ट 6 क्लास की हमारा देश भारत चैप्टर को समाप्त किया दोस्तों। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।